गुड आफ्टरनून। नमस्कार। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ज्ञान 24/7 पे। मैं रवि सिंह और एपी सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। अपनों को और अपने आप को इस महामारी से बचाना है। उसके लिए नियमित रूप से अपनी सुरक्षा रखें, अपनी सेफ्टी रखें। घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक काम है, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन करते रहें। और आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, बहुत ही अच्छा हो। तो आज सभी लोगों की मांग पर, डिमांड पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजी बिल्कुल शुरुआत से, फ्रॉम बेसिक्स, फ्रॉम ज़ीरो, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी क्या है, क्यों है, किसने बायोलॉजी टर्म दिया, बायोलॉजी के जनक कौन हैं, बायोलॉजी की शाखाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी बाय विद मी। इंट्रोडक्शन, यदि हम बायोलॉजी की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी इज ए ग्रीक टर्म, यानी कि ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्दावली से लिया गया है। बायो का अर्थ होता है, बायो का अर्थ है ऑल लिविंग्स, यानी सभी सजीव जगत से। बायो का मतलब है, अर्थ है सजीव जगत, ठीक। और सजीव कौन होते हैं? ऐसे सभी जीव जो सभी जैविक क्रियाएं करते हैं, सभी जैविक क्रियाएं करते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ठीक है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें करते हैं। वो क्या है? सजीव। ये सभी काम कौन कर सकता है? जो जीवित है, ठीक। लॉजी जो टर्म है, लॉजी का मतलब होता है लोगोज, ठीक है। लॉजी मीन्स टू लोगोज, और लोगोज का क्या अर्थ होता है? टू स्टडी। किसी भी विषय के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको लोगोस कहा जाएगा। तो बायोलॉजी टर्म क्या है? अगर बायोलॉजी की कंप्लीट बात करें तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट ऑल लिविंग्स, सभी सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़। अब बात करें, जो ये शब्द है बायोलॉजी, जो शब्द है बायोलॉजी, ये किसने दिया? देखो, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बायोलॉजी के जनक, दूसरा जो शब्द है बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान नाम का शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट यूज करने वाले व्यक्ति थे ट्रेविनेरस एंड लेमार्क, ट्रेविनेरस एंड लेमार्क इन 1802। 1802 में पहली बार जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग ट्रेविनेरस और लेमार्क द्वारा किया गया था। बायोलॉजी के जनक अगर कहा जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वे अरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, एक अच्छे गणितज्ञ थे, एक अच्छे भूवैज्ञानिक थे, एक अच्छे बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि सभी फील्ड्स में इन्होंने बहुत सारे काम का वर्क किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इनकी बुक्स भी हैं, इनके थॉट्स भी हैं, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट मैन। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी की। जीव विज्ञान को कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो बायोलॉजी की जो मुख्य चार क्लासिफिकेशन, जो चार मुख्य वर्गीकरण है, उनमें से पहला है जूलॉजी, बॉटनी,
माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जूलॉजी प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान भी कहते हैं इसको, ठीक। और जंतु विज्ञान के अंदर ही सभी मनुष्य आते हैं, जंतु विज्ञान के अंदर ही हम मनुष्य भी आते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी पहले क्या था, बंदर था, होमो सैपियंस था। और होमो सैपियंस या बंदर क्या होते हैं, एनिमल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम, जूलॉजी जो है जंतु विज्ञान से रिलेटेड है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, यानी कि यहाँ पे हम क्या करें, पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, वनस्पति इत्यादि के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, इनके अंदर हम उन जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनको खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिनको खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी की अगर हम बात करें, यदि हम आनुवांशिकी की बात करते हैं तो आनुवांशिकी क्या है कि हर एक पुत्र, हर एक संतान अपने माता पिता से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आती है, कुछ लक्षण लेके आती है। उसकी चाल, उसकी वाणी, उसकी आवाज़, उसके बालों का रंग, उसके बालों का स्टाइल, उसके चेहरे का रंग, उसकी लंबाई, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने माता पिता से गेन करता है। और ये सब तत्व किसकी वजह से होते हैं, जीन्स की वजह से। जीन्स होते हैं, उन जीन्स की वजह से क्या होते हैं, माता पिता से पेरेंट्स से क्या होता है, ये पेरेंट्स से ये चाइल्ड में जाता है, ठीक। क्यों जाता है? क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक। इन जीन्स की वजह से सभी चीज़ें डिसाइड होती है। डिटेल में पढ़ेंगे कि जीन्स क्या है, ठीक। जैसे मैंने बताया, क्या एक बार डेटम तैयार होगा हर एक सब्जेक्ट का, हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, कनेक्शन बना के चलेंगे। उसके बाद में गो थ्रू होंगे, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से खंगाल डालेंगे ताकि कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। चारों चीज़ें पता चल गई। पहली जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी, पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, लीव्स के बारे में, उनकी स्टेम, रूट्स सब कुछ पढ़ेंगे, उनका रेस्पिरेशन, उनका फोटोसिंथेसिस, ईच एंड एवरीथिंग। तीसरी चीज़ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ना, वायरसेस के बारे में पढ़ना कि क्या है, कैसे हैं, कैसे एक्टिव करते हैं। जैसे अभी देखो कोरोना वायरस के बारे में जो भी स्टडीज़ की जा रही है वो कौन सी साइंस के अंदर आएगी, बायोलॉजी के किस सेक्शन के अंदर, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगी, ठीक है। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, यानी कि गुणधर्म, माता पिता से संतान में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करें हम जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान की, तो इसकी जो खोज की गई, इसके जो जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, वो एरिस्टोटल माने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में मेरे हमेशा आता था कि भाई इनको फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या किया इन्होंने? तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। क्या क्या किताब लिखने से आप किसी विषय के फादर बन जाते हैं, जनक बन जाते हैं? क्या ऐसा है? तो बच्चों ऐसा नहीं है। इन्होंने जो किताब लिखी हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, यानी जंतु जगत के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें देखी, नोटिस किया, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ा। कितने? 500 प्लस, 500 से भी अधिक जानवरों की इन्होंने क्या की, मॉर्फोलॉजी की, ठीक है, मॉर्फोलॉजी की, जिसकी वजह से इनको जूलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक। 500 से भी अधिक जानवरों की मॉर्फोलॉजी की, जिसकी वजह से इनको प्राणी जगत, प्राणी विज्ञान का, जंतु विज्ञान का, जूलॉजी का जनक कहते हैं, फादर कहते हैं। अगला, अब बायोलॉजी एक क्लासिफिकेशन हो गया, किस पे? उनकी जो स्पेसीज है उनकी
प्रजातियों के आधार पर। अब इंट्रोडक्शन क्या, बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन कुछ और क्लासिफिकेशंस है 3 तरह की। पहली मॉर्फोलॉजी, सेकंड वन एनाटॉमी एंड थर्ड वन फिजियोलॉजी। ठीक, मॉर्फोलॉजी में क्या है, जैसा आकृति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये कोई हमारा बैक्टीरिया है। ठीक, इसकी जो स्ट्रक्चर है जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, अगर इसकी हम आकृति के बारे में बात करें, इसके बाहरी आवरण के बारे में अगर हम बात करें, हमारी आउटर स्किन, हमारी जो स्किन है जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जब हम इस स्किन के बारे में पढ़ेंगे या हम प्लांट्स की छाल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स की स्किन के बारे में पढ़ेंगे, सबकी स्किन अलग है, सबकी स्किन अलग है, उसके कुछ अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कुछ अपने अपने गुणधर्म हैं। उनके आधार पर जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी कहलाती है। बात समझ में आ गई। अगली चीज़ आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक कोई बॉडी है हमारी, इस बॉडी के अंदर क्या है, इस बॉडी के अंदर क्या है, अंदर हमारी बॉडी के अंदर है, हमें पता है कि हमारे पास हार्ट होता है, एक हार्ट होता है, 2 लंग्स होते हैं, 2 किडनीज होती हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लीवर होता है ना, पैनक्रियाज होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। लेकिन क्या हमने कभी देखा है? नहीं देखा है। तो जब हम उनको देखना चाहेंगे, उसको देखना चाहेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ से हम काटते हैं, बाहर निकालते हैं, इसको फैलाते हैं और अंदर देखते हैं कि हार्ट कहाँ पे है, लंग्स कहाँ पे है, किडनीज कहाँ पे है, लीवर कैसा है। ये सारी चीज़ें क्या है, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तब वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। और इसी एनाटॉमी से रिलेटेड एक शब्द आता है ऑटोप्सी। आप लोगों ने सुना होगा ऑटोप्सी, यानी कि ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम देखो, हर एक शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है पोस्टमार्टम। पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब मरने के बाद। जब मरने के बाद किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना, आंतरिक संरचना को देखा जाता है, इसने क्या खाया, किन कारणों से इसकी मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, वो क्या होती है, ऑटोप्सी कहलाती है या फिर पोस्टमार्टम भी कहते हैं। यानी पोस्टमार्टम में हम क्या कर रहे हैं, एनाटॉमी कर रहे हैं, अंदर की संरचना देख रहे हैं। ठीक, फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया विज्ञान, यानी हमारा हाथ हमने ऊपर कैसे हो गया, हम मुंह से बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं तो टेस्ट कैसे आ रहा है, हमारा दिल कैसे धड़क रहा है, हमारी किडनीज कैसे काम कर रही है, हमारा लीवर कैसे फंक्शन कर रहा है। जब हम इन सभी चीज़ों की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी ऑर्गन्स के, इन सभी बॉडी पार्ट्स की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया कार्य के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कार्य हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आंखें ब्लिंक क्यों होती हैं, आंखें ब्लिंक क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक समझ में आई होगी आप लोगों को। मॉर्फोलॉजी, बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना, यानी हमारी त्वचा, हमारी स्किन। एनाटॉमी, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, हाउ आवर बॉडी इज़ वर्किंग, ये हाथ क्यों हिल रहे हैं, ये हाथ ऐसे ही क्यों हैं, पैर ऐसे ही क्यों हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना एनाटॉमी। फिर ये हाथ काम कैसे कर रहे हैं, ये पैर चल क्यों रहे हैं, हमारी जुबान क्यों हिल रही है, हमारा मुंह से आवाज़ क्यों आ रही है, हम कानों से क्यों सुनते हैं, ठीक है, आंखों से कैसे देखते हैं। जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक इन क्लासिफिकेशंस की। यदि हम बॉटनी की बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं, वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टिस।
ठीक है। थियोफ्रेस्टिस क्या है? बॉटनी के फादर, वनस्पति विज्ञान के फादर। सर क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने बच्चे क्या किया, एक बुक लिखी। बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, जब हमने बॉटनी का पहला चैप्टर किया था प्लांट हार्मोन, उसमें मैंने बताया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम, बुक का नाम था। उस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मॉर्फोलॉजी की थी। किसकी? 500 प्लस प्लांट्स की, और उसको कंपाइल कर दिया अपनी बुक के अंदर। किसकी क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो वर्किंग कर रहे हैं, क्यों वो सॉफ्ट हैं, क्यों वो हार्ड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपनी बुक के अंदर मेंशन की थी। ठीक। माइक्रोबायोलॉजी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम एक बैक्टीरिया को देखा था। इन्होंने एक बैक्टीरिया की खोज की थी। इसके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि एक बार बारिश का मौसम था, ल्यूवेनहॉक अपने घर से बाहर थे और उन्होंने अपने स्लीपर पैरों में डाल रखा था। वो बारिश में से जब बाहर से अपने घर में आते हैं तो अपना रेनकोट उतार के अपने माइक्रोस्कोप के पास रख देते हैं। उस पर क्या होती है, जो कीचड़ होती है, मड आती है, बारिश के मौसम में जो मड आ जाती है हमारे स्लीपर्स के साथ हमारे कपड़ों पे, वो उस पर चिपकी हुई थी। अब जब हम माइक्रोस्कोप पे बैठे तो उन्होंने देखा कि वो जो मड है उसके अंदर कुछ मूवमेंट है। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा उन्होंने, क्या है उसके अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ तो है जो मूव कर रहा है, कुछ तो है जो हिल रहा है। उन्होंने उसको देखा और फाइंड आउट किया, क्या? बैक्टीरिया को। इसीलिए ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के पिता है। जेनेटिक्स, इसकी खोज, जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीवों में जीन कैसे पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। आनुवांशिक विविधता क्या क्या है भाई, दो भाइयों के अंदर उनके कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे। फिर उस आनुवांशिकता का अध्ययन कि अगर चेंज है तो क्यों चेंज है। एक ही माता पिता की दो संतानों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक बहुत शरीफ होता है, एक बड़ा शरारती होता है ना। एक बहुत ही शरारती होगा, पाजी किस्म का होगा, चंचल स्वभाव का होगा, एक बहुत ही सीधा होगा। तो दोनों में इतना अंतर कैसे आया? यानी उसकी आनुवांशिक गुणों की वजह से उनमें अंतर आ जाता है। ठीक। आनुवांशिकी के बारे में स्टडी करना सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्रेगर मेंडल साहब ने। ग्रेगर मेंडल थे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे सर्वप्रथम आनुवांशिकी के बारे में लिखा था, पढ़ा था और लोगों को बताया था। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में मैंने क्या बताया? वी आर स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या बात कर रहे हैं? सभी सजीवों की बात कर रहे हैं। तो सजीवों में जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी किसी भी लिविंग में अगर उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर बनी है, अगर उसके जो भी वर्किंग्स हो रही हैं, तो डिपेंड ड्यू टू सेल। अगर उसके शरीर में सेल नहीं है, तो कोशिकाएं नहीं हैं, तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है। तो सेल क्या है? लाइव सेल या सेल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज अ सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, यानी किसी भी बॉडी को ये क्या देगी? संरचना प्रदान करेगी। जैसे हमारी बॉडी है, हम लोगों की बॉडी, हमारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, एक नाक है, दो आँख हैं, एक मुंह है ना। हमारे पास क्या? एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को किसने बनाया? सेल ने बनाया। फिर इसके सभी फंक्शंस हम जो भी करते हैं वो किसकी वजह से होंगे? सेल की वजह से होंगे।
कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, टाइप्स ऑफ सेल, सेल के बारे में, उसकी कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये दो टाइप्स होते हैं सेल्स के, कोशिकाओं के। ठीक है, अगर अब हम सेल की बात करें तो आप देखो, एक सेल है, एक सेल होती है, ये सेल जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है। बहुत सारी सेल्स के मिलने से एक टिश्यू बनता है, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन मिले, एक ऑर्गन बनेगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक जीव बन जाएगा, एक लाइफ बन जाएगी, एक जीवन बन जाएगा। तो क्यों, इसीलिए कहते हैं सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। सेल कैसी होती हैं, बहुत छोटी छोटी, ऐसे आप देख रहे हो इसमें, जैसे ये सेल्स हैं हमारी, ठीक है, ये सेल्स हैं। जब बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, बिलियंस ऑफ सेल्स, अरबों सेल्स होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये सेल्स जब मिलेंगी तो ये क्या बन जाएगा, एक टिश्यू बन जाएगा, ठीक। फिर जब बहुत सारे टिश्यू बनेंगे, बहुत सारे टिश्यू मिल गए, बहुत सारे टिश्यू मिल गए, तो ये क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, ठीक है। और जब कई सारे ऑर्गन आके इकट्ठा जम गए, लीवर बन गया, किडनीज बन गई, पेनक्रियाज बन गया, लंग्स बन गए, हार्ट बन गया, ये सारे बन गए, ब्रेन बन गया, ये सब जब ऑर्गन्स बन गए, आईज, ईयर, नोज, टंग, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन्स ही तो हैं, अंग ही तो है शरीर के। जब सब बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो क्या बन जाएगी, एक लाइफ बन जाएगी, एक जीवन बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पूरी वीडियो देखा करें आप लोग, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। जहाँ समझ में नहीं आया, हल्का सा बैक करके दोबारा से देख लीजिए। कोशिश तो मैं करता हूँ कि आप लोगों को एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी किसी बच्चे को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब कोशिकाओं की जो हम बात कर रहे थे, दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक, दो शब्दों से मिलकर बना, एक प्रो और एक कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव को कहते हैं हम प्राचीन, पुराना। प्राचीन सुना है ना आप लोगों ने, एंशिएंट, पुराना। यानी ये क्या है, ये बुजुर्ग सेल है। ये क्या है, बुजुर्ग सेल, जो बूढ़ी हो चुकी है, जो पुरानी हो चुकी है, ठीक। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। हर एक कोशिका के पास अपना एक केंद्रक होता है, ठीक है। उस केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक, इसका ये केंद्रक हो गया। और इस केंद्रक के बाहर ऐसे एक स्ट्रक्चर बनी होगी, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक। आउटर स्ट्रक्चर होगी, उसको क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और इस केंद्रक के अंदर भी एक तत्व पाया जाता है, जिसको केंद्रिका बोला जाता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोला जाता है, ठीक। यानी कि प्रोकैरियोटिक क्या है, ऐसी कोशिकाएं जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो प्राचीन हो चुकी हैं, ठीक है। अब एक बात, सिंपल सी बात आपसे पूछूंगा कि क्या एक बूढ़े व्यक्ति में दम ज़्यादा होगा या जवान व्यक्ति में? तो आपका आंसर सीधा सा आएगा, सर जवान में। काम ज़्यादा कौन करेगा, जवान, ठीक है। ताकत किसके अंदर ज़्यादा होगी,
जवान के अंदर। शरीर किसका स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, तो जवान व्यक्ति का। ठीक है, वो कोई कोई बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं वो जवानों से भी ज़्यादा फिट होते हैं। ठीक है, वो अलग एक एक्सेप्शन केस होते हैं। तो यहाँ पे भी है, जब आप सुन ले प्रोकैरियोटिक। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्रक के बारे में जब हम पढ़ेंगे, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना शुरू करें, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। कार्यो से मतलब न्यूक्लियस, लॉजी मतलब अध्ययन, स्टडी। ठीक है, यानी केंद्रक के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक में ईयू, जो यू होता है इसका मतलब होता है ट्रू, वास्तविक। इसका अर्थ होता है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक यानी कि जो असलियत में है, जो सारे काम करता है। भाई बुजुर्ग व्यक्ति आपके घर में हैं, जैसे दादा होते हैं या बड़े पापा हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो क्या घर में काम करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन घर के एक सदस्य हैं, घर के मालिक होते हैं, सब कुछ होते हैं भाई। ठीक है, या पिता होते हैं हमारे जो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। काम सारे हम करते हैं, लेकिन काम जो भी होते हैं उनके नाम से होते हैं। तो यहाँ पे भी असलियत, जो वास्तविक कार्य करने वाली सेल्स होंगी, कौन सी होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ बेसिक से डिफरेंस होंगे। यहाँ पे क्या, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है भाई, एक कोशिका के ऊपर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, मान लीजिए ये कोई कोशिका है। पहली चीज़, ये कोशिका है, और इस कोशिका के ऊपर, ठीक है, एक ऐसे झिल्ली बनी होगी, एक मेम्ब्रेन बनी होगी, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका एक केंद्रक होगा, एक केंद्रक होता है। ठीक है, इस केंद्रक के बाहर भी क्या होगा, आवरण होगा। उस आवरण को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। ऐसे ही तो बताया था अभी मैंने आपको। ठीक, फिर ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ही क्या मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ेंगे हम एक एक करके। ठीक है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पहली चीज़ एब्सेंट होगी, या तो एब्सेंट होगी ही नहीं। ठीक है, और अगर होगी तो कैसी होगी, रूडिमेंट्री टाइप की, कटी फटी होगी। ठीक, जा गया। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसी होगी, या तो एब्सेंट होगी, या प्रिमिटिव बहुत पुरानी होगी, या रूडिमेंट्री कटी फटी होगी, कटी फटी। यहाँ कैसी होगी, हमेशा मौजूद होगी, वेल डेवलप्ड यानी कि पूर्ण रूप से विकसित होगी, फुल पावर होगी, डोले शोले बना रखे हैं, ताकत भरपूर है, जिम विम मार रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कौन है, जवान कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कौन है, बूढ़ी कोशिकाएं। उदाहरण की बात करें तो अगर हम बात करें धरती पर सबसे पहला जीव जिसका जन्म हुआ, तो वो कौन था, बैक्टीरिया। सबसे पुराना बैक्टीरिया, तो इसकी कोशिकाएं भी क्या होंगी, सबसे पुरानी होंगी, प्रिमिटिव होंगी। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, धीरे धीरे इनका जन्म हुआ, फिर इनके बाद बाकी चीज़ें आनी शुरू हुई। हम लोग तो बहुत बाद में, हम लोगों का जो जन्म हुआ है पृथ्वी पर बहुत 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 समय बाद हुआ। सबसे पहले बैक्टीरियाज ने जन्म लिया, बैक्टीरियाज के बाद ब्लू ग्रीन एल्गीज आए, साइनोबैक्टीरियाज आए, फंगस आए, ये सारी चीज़ें आई।
यूकैरियोटिक की बात करें, फंगल सेल्स, एल्गल सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सब में क्या होंगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। ठीक। अब जो बैक्टीरिया और जो एल्गीज होते हैं भाई, बैक्टीरिया और एल्गीज जो होते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है एक व्यक्ति, एक जीव, जिसको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ये क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का। कैसे कनेक्ट करता है, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये एल्गी और ये बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में मौजूद होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, जो क्या करेगा भाई, बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी नीड इसको होगी, ठीक है, जो इससे कुछ चीज़ें ले रहा होगा, और बैक्टीरिया कुछ चीज़ें किससे ले रहा होगा, एल्गीज से ले रहा होगा, शैवालों से ले रहा होगा। तो बीच में जो कनेक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वो कौन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। जैसे कई बार हम 3 या 4 दोस्त हैं, दो के बीच झगड़ा हो जाए तो तीसरा उनके बीच में आके क्या करता है, उन दोनों को वापस रीयूनाइट करने के लिए, वापस मिलाने के लिए प्रयास करता है। बिचौलिया कहते हैं उसको, कनेक्टिव लिंक होता है, जबकि वो क्या होता है, कनेक्टिव लिंक, दोनों को जोड़ने वाला लिंक, जो दोनों को जोड़ेगा, जो दोनों को मिलाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब सेल्स के ऑर्गेनिज्म की बात करें। अब बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, उनके अंदर टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उनके सारे बॉडी के काम, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, रिस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, जो कुछ भी होगा वो सिंगल सेल अकेले करेगी। मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स होती हैं और वो क्या करेंगे, अपने सभी काम अलग 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 उनके ऑर्गन्स करेंगे, टिश्यूज़ करेंगे, लाइक बस जैसे कि हम, जैसे हमारे ऑर्गन है आई, हमें आँखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, हाथ से थप्पड़ मारते हैं, पैरों से दौड़ते हैं, हाथों से लिखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या अलग अलग काम है। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, ब्लड को पंप करने, प्रेशर देना। तो सभी ऑर्गन्स के अपने अलग 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 काम है, यानी कि अलग अलग सेल्स अलग अलग कामों को करवा रहे हैं। यहाँ क्या होगा, यूनिसेलुलर में क्या होगा, एक ही सेल होगी जो सारे काम कर रही होगी, सभी काम सिंगल सेल खुद करती है। ठीक, उदाहरण के लिए बैक्टीरियाज आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गीज आएंगे और प्रोटोजोवाज आएंगे। ठीक, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ। यहाँ पे एल्गी, फंजाइज, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सभी लोग क्या हैं, मल्टी सेलुलर्स हैं। मैंने बताया हमारे शरीर में कितनी सेल्स होती हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, अरबों सेल्स होती हैं। ठीक, क्लियर है ना सभी लोगों को। चलो अब हम बात करेंगे एक तत्व की जो हमारी सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक चीज़ होती है साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, द्रव्य होता है जो चारों तरफ भरा होता है। जैसे आप ये पिंक कलर का जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये लिक्विड है। ठीक, इसमें जो गोल गोल आप जो कंकड़ से देख रहे हैं, गोल गोल, ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। ये बाहर जो दी गई है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो है, ये हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक, प्रोटोप्लाज्म क्या है, दो चीज़ों से, एक सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, दूसरा एक लिक्विड मिलेगा, और जब ये दोनों चीज़ें प्लस होंगी तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेलीज, यानी कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य है वो
प्लस जो ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं, उनको मिला के प्रोटोप्लाज्म का जन्म होता है। साइटोप्लाज्म कैसा है? लिक्विड फॉर्म में होता है, हमेशा द्रव अवस्था में मिलेगा। ऑर्गेनेलीज की बात करें, पहली चीज ये कैसी होंगी? सॉलिड होंगी, ठोस होंगी। वाइटल यानी कि ये जैविक क्रियाएं कर रही होंगी। अब जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कि हमने खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खा लिया, अब अगर उसका डाइजेशन ना हुआ, यदि उसका डाइजेशन ना हुआ तो क्या हो जाएगा? सिस्टम बेकार हो जाएगा। डाइजेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा तो सेल्स के पास भोजन नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो वो भूखी रहेंगी, भूखी रहेंगी तो वे मर जाएंगी, और सेल्स मर जाएंगी तो टिश्यूज़ मर जाएंगे, टिश्यू मरेंगे तो ऑर्गन मरेंगे, ऑर्गन मरेंगे तो व्यक्ति भी मर जाएगा। तो वाइटल क्या? जैविक क्रियाएं होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ जैविक क्रियाएं होती हैं इसमें। और कैसी होती हैं? हमेशा एक्टिव होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। अगर एक भी प्रोसेस रुक गई, चाहे आपका डाइजेशन हो, आपका रेस्पिरेशन हो, आपका एक्सक्रीशन हो, ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस अगर रुक गई तो व्यक्ति भी रुक जाता है सदा सदा के लिए, और वो सो जाता है गहरी नींद। ठीक। प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें तो प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कि फिजिकल बेसिक यानी आधार, है ना। फिजिकली तौर पे बेसिक है, बेसिक से बिल्कुल आधार है, किसी भी जीवन का आधार है, किसी भी जीवन का आधार है। इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। अब एक शब्द आता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उपापचयन, उपापचयन सुना होगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। कैटाबॉलिज्म को कहते हैं अपचयन, एनाबॉलिज्म को कहते हैं उपचयन, ठीक। इसीलिए दोनों को मिला के उपापचयन बोला जाता है। ये वाइटल एक्टिविटीज़ है जो सेल के अंदर होती है, कोशिकाओं के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ है। वाइटल यानी कि जैविक क्रियाएं हैं। कैसी रिएक्शंस हैं? बायोकेमिकल, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। संश्लेषण यानी कि किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उस फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई सेल है, ठीक है, हमने खाना खाया, एक निवाला लिया इतना बड़ा, सेल कितनी बड़ी है? बहुत छोटी सी। भोजन इतना बड़ा, क्या सेल इसे खा पाएगी? नहीं खा पाएगी। भाई आपसे कई गुना आकार का बड़ा कोई रोटी का टुकड़ा, रोटी दे दी जाए आपको, या आपको कोई बर्गर दे दिया जाए, कोई पिज़्ज़ा दे दिया जो आपके साइज़ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, ठीक। इन सेल्स को क्या चाहिए? एक ऐसी प्रोसेस चाहिए, एक ऐसा भोजन चाहिए जिसको ये एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे कि चींटी है, अगर उसे लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ दे दी जाए तो उसमें से जितनी उसको आवश्यकता होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। तो इन सेल्स को भोजन कैसे मिलता है? ये जो भोजन हमने खाया इसका डाइजेशन होगा, और उस डाइजेशन के बाद ये जो फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में घुल जाएगा, और घुल के सभी सेल्स के पास पहुंच जाएगा। तो सेल्स को क्या मिल जाएगा? उनका फूड मिल जाएगा, उनका भोजन मिल जाएगा, ठीक। अब एग्जाम्पल की बात करें तो अमाइनो एसिड, विटामिन डी, ठीक। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन होता है। विटामिन डी आपको पता ही है, विटामिन डी क्या होता है? सनलाइट से मिलता होगा, आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने, सनलाइट से मिलता है। बच्चे सनलाइट से नहीं मिलता है, सनलाइट में कोई विटामिन नहीं होता है, सनलाइट की हेल्प से विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है, ये ध्यान रखना। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही, सूर्य के प्रकाश की सहायता से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, ठीक।
अमाइनो एसिड क्या है? न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व। पोषक तत्व। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? अपचयन क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, ये कोई खाने का टुकड़ा है, सेल हमारी इतनी छोटी सी है, तो हम इसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, चबाते हैं, इसको तोड़ते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में करते हैं। फिर ये हमारे स्टमक में जाता है, हमारे उदर में जाता है, हमारे पेट में जाता है। वहाँ पे 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहेगा। पैनक्रियाज उसमें कुछ जूसेस मिलाएगा, लिवर कुछ जूसेस मिलाएगा, और वो क्या करेंगे? वो सारे के सारे एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं। वो उसको गलाएंगे और उसको क्या करेंगे? एकदम लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, और वो जाके हमारे ब्लड में घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, उसके अंदर सॉलिड हो जाएगा। और जब मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो सभी सेल्स के पास क्या चला जाएगा? खाना चला जाएगा। जैसे पौधे क्या करते हैं भाई, देखो वो कुछ खाते तो है नहीं, वो सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता में, पानी की सहायता से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। उन्हें कुछ भी तोड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। और फिर इस तोड़ने के बाद क्या होता है? पहली चीज़ डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, यानी सेल्स के पास जो खाना है, ऑक्सीजन उसको तोड़ेगी और क्या जनरेट करेगी? एटीपी, ऊर्जा जनरेट करेगी, ताकि सेल्स अपना काम कर सकें। और लास्ट में एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, उसको बाहर निकाल देना, उत्सर्जन कर देना उसका। ठीक है, बात करेंगे अब हम रेस्पिरेशन की, श्वसन की। ठीक है, श्वसन की बात करेंगे। तो श्वसन में क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, एयर हमारे अंदर जाती है। वो एयर कहाँ जाती है? हमारे लंग्स के पास, आती है। ठीक, हमारे लंग्स के पास जाएगी एयर। ठीक है, ऐसे ट्रैकिया होता है, उसके थ्रू क्या आगे? दोनों लंग्स में जाएगी। लंग्स क्या करेगा? इसमें से CO2 को बाहर फेंक देगा, CO2 को बाहर निकाल देगा, और ऑक्सीजन को इन कर देगा। किसके पास भेज देगा? हार्ट के पास। ठीक, हार्ट क्या करेगा? ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और सभी ऑर्गन्स के पास भेज देगा। वो ऑर्गन्स क्या करेंगे? इस ब्लड को, इस ऑक्सीजन को सेल के पास भेज देंगे, और सेल के पास क्या होगा? ग्लूकोज होता है, और उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन बनेगी, जिसके आधार पर वो ग्लूकोज को तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और ATP में। ठीक, ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एक ATP की वैल्यू क्या होती है? 7.3 किलो कैलोरीज प्रति मोल। एक मोल में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। ATP को ह्यूमन बॉडी का करेंसी भी कहा जाता है, करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। बात करेंगे न्यूट्रिशन की, पोषक तत्व क्या होते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात करें, इनटेक ऑफ फूड, जब हम खाना खाते हैं, फूड सब्सटेंस टू गेट एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हमने एक एप्पल खाया, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। हमने 2 चपातियाँ खाई, न्यूट्रिशन के लिए। हमने 1 गिलास जूस पिया, न्यूट्रिशन के लिए। हमने पानी पिया, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, हमने केले खाए, 2 बनानास खाए, तो किस लिए? एनर्जी के लिए। यानी जो कुछ भी हम खा रहे हैं एनर्जी के लिए, वो सब क्या है? न्यूट्रिशन है। ठीक, अब 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी का मतलब ऑटो सेल्फ, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी की मदद लिए बिना। और एक जो होते हैं, जो डिपेंड्स होते हैं दूसरों पे, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो प्लस सेल्फ। कौन कौन है इसमें? एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं, यूग्लिन है। ये सब क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरों पे डिपेंड होने वाला कौन है? एनिमल है, फंजाई है, पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं। ये सब हेटेरोट्रॉफिक की श्रेणी में आते हैं।
एक्सक्रीशन की बात करें, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तो कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? जैविक क्रियाएं होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। यहाँ में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी नॉन एज एक्सक्रीशन। जब व्यक्ति अपने शरीर से भोजन के बाद अपाच्य पदार्थ जो है, जो बच गया है, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकाल देते हैं। जाते हैं ना सुबह लोटा लेके सब लोग खेतों की तरफ, वही वाला क्या है? एक्सक्रीशन। पसीना बाहर निकलना, एक्सक्रीशन। मूत्र का बाहर निकलना, यूरिन का बाहर निकलना, एक्सक्रीशन। बाहर निकाल रहे हैं यूरिन के थ्रू। आपको पता है हमारे मूत्र के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर चले जाते हैं बॉडी के, बहुत सारे जहरीले पदार्थ लाइक यूरिया, जिसमें सबसे बड़ा जो कंटेंट होता है किसका होता है? यूरिया का, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक। अगली चीज़ आती है रिप्रोडक्शन की, प्रजनन। रिप्रोडक्शन, प्रजनन। प्रजनन क्या है, क्यों, आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रजनन होता है कि जब एक व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, एक मेल है एक फीमेल है, ये दोनों मिलते हैं। मेल से स्पर्म आएंगे, फीमेल से ओवा आएंगे। ये दोनों मिलेंगे तो एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, यही जाइगोट आगे चल के फीटस बनता है। फीटस से न्यूबॉर्न बेबी आता है, एक बच्चा आता है, और फिर वही आगे जाके बड़ा होता है धीरे धीरे, और सारी चीज़ें होती रहती है। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई सभी को अपनी प्रजाति की, अपने वंश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता होती है कि भाई अगर आज हम मर गए तो कल हमारे वंश को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को आगे कौन ले जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन की आवश्यकता है, प्रजनन की आवश्यकता है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है अपनी जो उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उसके अनुसार, उनकी हेल्प से एक नया जीव बाहर आता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक, जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब ये दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में तो आपको मैंने बताया, एक मेल एक फीमेल, दोनों मिलेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेंगे। मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फीटस बनेगा, फीटस से फिर बच्ची का जन्म हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के अंदर कॉमन होता है। लेकिन एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल के अंदर मान लीजिए ये कोई एक हमारा प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसकी ऐसी शाखाएं निकली हुई हैं, इसकी ऐसे शाखाएं निकली हुई हैं। अब क्या हुआ, ये शाखा जो है यहाँ से टूटी और यहाँ गिर गई, ज़मीन पे गिर गई। अब जैसे ही ज़मीन पे गिरेगी कुछ दिनों के बाद ये क्या बन जाएगा, एक प्लांट का रूप ले लेगी, और एक नया रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, तो उनसे क्या होगा, एसेक्सुअल, अलैंगिक जन्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल से या फीमेल से, मेल फीमेल दोनों ही एक ही लिविंग में, एक ही जीव में मौजूद होंगे, तो उससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन अलैंगिक होगा। अब बात आती है एडेप्शन की। एडेप्शन क्या है? हम जैसे अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं, उत्तर भारत में, दिल्ली में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, गर्मी सर्दी, एक टाइम ऐसा आता है जब गर्मी पड़ती है, एक टाइम ऐसा आता है जब गर्मी पड़ती है। यदि अब आप लोगों को एडेप्शन को कहते हैं, एडेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा, चलो मैं बता दूंगा। अब क्या होता है,
हम यहाँ से गए और हमने शिफ्ट कर लिया कि हम लोग सब जाके कहाँ रहेंगे, लद्दाख में रहेंगे या कारगिल में रहेंगे, जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है। तो इतनी सर्दी की तो आदत हमें होगी नहीं, इतनी सर्दी की आदत तो हमें है नहीं, क्योंकि हम लोग कैसे एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे सभी प्रकार के मौसम होते हैं, गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, धूप भी होगी, बरसात भी होगी, सब कुछ होगा। तो जब हम ऐसी जगह पे जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस एनवायरनमेंट में, उस वहाँ के वातावरण को क्या करेगी, अपना लेगी, अडॉप्ट कर लेगी, स्वीकार लेगी। तो उसी को क्या कहा जाता है, अडैप्शन कहा जाता है। एक आता है सेंसिटिविटी, संवेदना। भाई किसी ने आपको चाटा मारा, समवन स्लैप्ड यू, देन क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा। आपको चोट लगती है, पेन होगा। मम्मी पापा आपसे स्नेह करते हैं, भैया भाभी आपसे स्नेह करते हैं, कोई फ्रेंड आपसे, आपका बहुत दोस्त अच्छा है, तो क्या है, ये संवेदना है। आपको लगता है कि हाँ भाई ये कैसा व्यक्ति है, अच्छा है, बुरा है, कैसा व्यवहार है उसका, वो सारी चीज़ें, वो सब क्या आती हैं, संवेदनाएं आती हैं। अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट करना। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करने लगता है, वो कहता है कि भाई मेरा दिल, आजकल मैं अपने दिल की नहीं सुन पा रहा हूँ, मेरा दिल ये करता है, वो करता है। बच्चे दिल विल कुछ नहीं करता है, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ से होता है, दिमाग से, ठीक। लेकिन संवेदनाएं होती हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको बुरा लग गया, किसी ने आपको खुशखबरी की दी, आप खुश हो गए, तो सब क्या है, संवेदनाएं हैं। इसी को क्या कहता है, सेंसिटिविटी कहा जाता है। अब आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारा, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन चक्र कैसे शुरू होता है, कैसे अंत होता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए, जीवन चक्र के लिए हमें क्या चाहिए, एक मेल व्यक्ति चाहिए, एक फीमेल चाहिए, ठीक है, 2 लोग चाहिए। ये मिलेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, और उस एक्टिविटी के दौरान मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम दोनों कहाँ आ जाएंगे, फीमेल के गर्भाशय में, ठीक। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाते हैं, जिसको कहा जाता है युग्मनज। ठीक। फिर जब ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा, भाई देखो स्पर्म क्या है, सेल है, ओवा क्या है, सेल है। जब 2 सेल्स मिलेंगी तो ये क्या बना रही हैं, पेयर। और जब जोड़ा बनता है तो उनको क्या कहा जाता है, युग्म कहा जाता है ना, युग्म, जोड़ा, पेयर। तो उसी से क्या बनता है, युग्म नज, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करेंगी, धीरे धीरे डेवलप करेंगी, तो क्या बन जाएंगी, एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण बन जाएंगी, ठीक। इस भ्रूण से क्या होगा, ये भ्रूण जब डेवलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। और फीटस के बाद फिर क्या होगा, एक नए बच्चे का जन्म होगा, और उस बच्चे का फिर क्या आएगा, बचपन आएगा, फिर किशोरावस्था आएगी, पॉवर्टी आएगी। पॉवर्टी के बाद वो वयस्क हो जाएगा, जवान हो जाएगा, अपने लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढने लगेगा, जॉब वॉब ढूंढने लगेगा और शादी कर लेगा, ठीक। फिर उसका बुढ़ापा आएगा, बूढ़ा हो जाएगा वो, और उस बुढ़ापे के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, जो कि अटल है, जो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक। मृत्यु के बाद वापस फिर वही प्रोसेस, जन्म। ये सारा का सारा प्रोसेस ये चलता रहेगा, साइकिल ये साइकिल जो है ये चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी हमेशा, ठीक है। मेल, फीमेल, जाइगोट से एम्ब्रियो से फीटस से न्यूबॉर्न बेबी, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, एडल्टिफिकेशन, ओल्ड एज, डेथ, ये सारी चीज़ें, ऐसे ही लाइफ साइकिल हमारी चलती रहती है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आज देखा इंट्रोडक्शन के बारे में, बायोलॉजी से हमने इंट्रोडक्शन किया, बायोलॉजी के बारे में हमने बेसिक चीज़ें सीखी, क्या है, कैसे है, क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशंस हैं,
कौन कौन से पार्ट होते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें हमने देखी, सीखी और पढ़ी। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद भी आई होगी, समझ में भी आया होगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। मेरी बाकी वीडियोस जो हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर भी जा सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। और इन फ्यूचर भी हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।